ताकि उन ताकि उनके जो मतलब पाप है वो ऐसे ही वॉश आउट हो जाए। तो अब ये इस गांव में ये जो रिचुअल है ये रतननाथ की फैमिली कर किया करती थी, यानी उसके फादर, उसके फोर फादर, दादा वगैरह ये टास्क करते थे। अब उनके बाद ये किसकी टर्न है? रत्नाम की। ठीक है, रत्नाम एक लड़का है जो 20 साल का है और वो पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। यानी अब उसको, जब उसने पढ़ाई की है तो उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत। तो वो ये रिचुअल परफॉर्म करने से इनकार कर देता है कि मैं इनके पैर नहीं धोऊंगा और मैं उसमें बात नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फेथ, इसका कोई भी यकीन ऐसे प्रैक्टिसेस में नहीं है। और इसकी जो फैमिली है वो उसको फोर्सफुली ऐसे रिचुअल्स मनाने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम दलित है तो हमें ये सब करना है। लेकिन जो रत्नाम है वो रिफ्यूज करता है, यानी कि ना वो अपनी फैमिली का मानता है ना वो किसी और पावरफुल कास्ट का मानता है। वो रिफ्यूज करता है ये सारी चीजें कि मैं नहीं मानता हूँ। जो पावरफुल कास्ट थे वो मतलब वो क्या हो गए, वो शॉक हो गए कि आज तक तो ऐसे गट्स किसी में नहीं थे कि हमारा मतलब कहते हैं ना कि वो जैसे इनकी लैंग्वेज में बताए कि इसने हमारा सम्मान नहीं किया, इसने हमें इज्जत नहीं बख्शी। तो ऐसा तो किसी ने नहीं किया आज तक। तो ये तो अभी सिर्फ 20 साल का लड़का है। एंड हो ना हो ये सारा दोष किसको देते हैं? इसकी एजुकेशन को, कि ये शहर जाकर पढ़ा, इसका दिमाग वैसा हो गया। ठीक है, अब ये हमसे कंपेयर कर रहा है खुद को। होता है ना, आपने देखा होगा ऐसे मूवीज में भी दिखाते हैं, आप सीरियल्स भी देखो, जाति पाति के सीरियल्स भी आते हैं, तो आप अमूमन देखते हैं कि जो भी कोई आवाज उठाता है कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन को ही पॉइंट आउट किया जाता है। तो वैसे ही रत्नाम के बारे में भी हुआ कि इसकी एजुकेशन को पॉइंट आउट किया गया। ठीक है, सो रत्नाम जो है वो बिल्कुल भी मतलब नहीं डरा। एंड सेकेंड थिंग, उसे अपनी कास्ट पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। तो बहुत सारे जो वर्क के मतलब वो मजदूर है या जो डोमिनेटेड कास्ट है वो उन्हें मतलब बुलाए काम के लिए नहीं बुलाए, वो क्या कमाते हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं। ठीक है, और सेकेंड थिंग, वो जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनके मतलब देने के ऊपर चलते हैं या कुछ। और उसको पता था कि अगर मैं पैर नहीं दूंगा तो इसको, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतीजे इसको देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो रत्नाम जो है वो कहते हैं, जब इनको धमकियां दी जाती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो सर्वाइवल का तरीका है, जो आप हमारी वजह से खाना खाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो वो नहीं होगा। अब इनको धमकी दी जा रही है। ठीक है, तो रत्नाम जो है कि वो आर्ग्यू करता है। किस बात की आर्ग्यू करता है? सो वो आर्ग्यू करता है कि दैट गिवन not a single Dalit have ever entered the temple, how could the deity be angry with them? वो कहता है कि ये जो देवी देवता है, deity का मतलब देवी देवता, तो ये कहते हैं कि जब हमें दलित को अंदर आने की इजाजत ही नहीं है, जब हमने कभी मंदिर देखा ही नहीं है, तो ये देवी देवता हमसे नाराज कैसे होंगे? यानी यहाँ पे रत्नाम क्या बोल रहा है इनको कि आप सिर्फ अपनी खिदमत करवा रहे हो, सिर्फ अपने पैर धुलवा रहे हो, इससे हमारे पाप नहीं धुलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तरह का अल्लाह के नाम पे मतलब भगवान के नाम पे लोगों को इस तरह मतलब डराया जाए, अगर तुमने मुझे ऐसे नहीं किया तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा। लेकिन अगर वो तुमसे कोई गलत चीज करवा रहा है तो आपको पता है कि अल्लाह आपको सजा नहीं देगा, है ना? तो वैसे यहाँ पे कह रहा है रत्नाम भी अपने लोगों को कि हमें तो कभी टेम्पल का दरवाजा भी नहीं दिखाया गया, तो देवी देवता हमसे नाराज कैसे होंगे कि हमने इनके पैर क्यों नहीं धोए? समझ आया? तो ये जो पावरफुल कास्टर्स थे तो इनको काफी गुस्सा आया क्योंकि पहली बार किसी ने अपोज किया था। सो इन्होंने डिसाइड किया कि रत्नाम को एक सबक सिखाया जाए। और वो सबक वो कैसे सिखा सकते थे? इसको बिरादरी से बाहर किया गया, जिसे ऑस्ट्रेसिस, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? ऑस्ट्रेसिस, यानी कि बिरादरी से बाहर कर देना, बेदखल कर देना।
इनका सोशल बायकॉट कर देना, ना कोई इनके साथ बात करेगा, ना कोई इनको छुएगा, ना कोई इनके लिए काम करेगा, ना इनको किसी के लिए काम करने दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, शाम को कुछ लोग जो है वो विलेज में एंटर करते हैं और रतनाम का जो हट होता है जिसमें वो रहते हैं, उसकी फैमिली वगैरह, उसको आग लगाते हैं, ठीक है। अब किसी भी तरह क्या हो जाता है, ये मैनेज करता है, बचाता है खुद को, अपनी माँ को भी बचाता है। तो उसके बाद वो लोकल पुलिस स्टेशन जाता है रत्ना, तो वो अंडर शेड्यूल कास्ट एक्ट के तहत वो एक केस फाइल करता है, ठीक है, किनके खिलाफ, पावरफुल कास्टर्स के खिलाफ, ठीक है। जो बाकी के दलित फैमिलीज थे जिनको पता था कि इसकी जो इसकी जो फैमिली है वो किस चीज से गुजरी है, या मतलब इसके मकान को किसने आग लगाई है, उनको पता था, लेकिन वो डर की वजह से इसका सपोर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। सो दलित जो बाकी के दलित फैमिलीज है वो काफी डरे हुए थे, एंड उनको ये लगता था वो शायद तब बोल पाते जब उनके साथ भी ऐसा कुछ मसला हो जाता, ठीक है। सो उसके बाद लोकल मीडिया जो है वो चले गए, मतलब थोड़ा बहुत इनको एक तरह का प्रोग्रेस मिला कि मीडिया ने सपोर्ट किया, जर्नलिस्ट विलेज के अंदर आए, रतन नाथ जो थे उन्होंने मतलब आ, सारा कुछ रिटर्न में दे दिया कि ये जो दलित है इनके साथ कैसा कैसा बिहेवियर किया जाता है। तो उसके बाद रतन नाथ ने कहा कि मेरी जो फैमिली है अब वो इसके बाद कोई भी ऐसा रिचुअल नहीं करेगी, ना तो हम पैर धोएंगे, ना तो उससे नहाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, ये जो मतलब मुझे बेदखल किया गया है समाज से, ठीक है, अगर ये कंटिन्यू रहे तो रहे, लेकिन मैं इस रिचुअल को नहीं निभाऊंगा फोर्सफुली, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एक एक्ट के तहत, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 के तहत इसने केस फाइल किया था। तो वो केस इसने किस आर्टिकल के तहत फाइल किया था उसके बारे में आप पढ़ेंगे। सो ये वाला, तो रतन नाथ ने एक मतलब इसको सपोर्ट कहाँ से मिला, एक लॉ से मिला, और वो लॉ वो एक्ट कौन सा था, 1989 एक्ट शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो कोई भी डोमिनेंस नहीं दिखा सकता है, कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता है पावरफुल कास्ट विलेज के अंदर। ये जो एक्ट है ये इसी बारे में डील करता है कि चाहे वो दलित्स है या दूसरी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो ना गवर्नमेंट उनको इल ट्रीटमेंट दे सकती है, ह्यूमिलेशन कर सकती है, कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकता है, ना तो कोई पावरफुल कास्ट। सो इस तरह का जो ट्रीटमेंट है काफी बहुत टाइम से चला आ रहा था, दलित्स काफी फेस करते थे इन सारी चीजों को। सो लेट 1970s और 80s में काफी वायलेशन देखने को मिला। उसी पीरियड में साउदर्न इंडिया में बहुत सारे दलित ग्रुप जो थे वो अपने राइट्स के ऊपर काफी मतलब कॉन्शियस हो गए, उन्होंने हड़ताल की, वो रिफ्यूज करते थे कि वो जो भी हमारी कास्ट की ड्यूटी, हमें कहते हैं दलित को कि आप सफाई कीजिए, आप सिर्फ सफाई के लिए बने हैं, जैसे कि मतलब जूते पॉलिश करने के लिए बने हैं, तो इन्होंने पूरा वो रिफ्यूज कर दिया। बहुत सारे मतलब लोगों ने, बहुत सारे दलित के लोगों ने कहाँ पे, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये सारा जो मतलब पावरफुल कास्ट जो थे वो चाहते थे कि ये जो वायलेंस है वो कम हो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ये जो गवर्नमेंट है ये भी चाहती थी कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म करे, क्योंकि ये जो अनटचेबिलिटी है ये कीड़ा है डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन इनको पता था, ये जो दलित थे इनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी अगर यहाँ पे लॉस है उसके बावजूद भी हमारे साथ ये जो मतलब मामला है ये हिडियस होता है। हिडियस का मतलब चोरी छुपे, लेकिन अब ये चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में बाजाबता से लॉ बनाया जाए, और जो ये सारी चीजें आगे को करेगा या इंडल्ज होगा इसमें उसको सिवियर पनिशमेंट दी जाए। तो इन्होंने इस तरह की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। सो थ्रू आउट 1970s या 1980 जो आदिवासी लोग थे वो सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने अपनी डिमांड मनवा ली,
और जो भी उनके, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि किस तरह उनका रिसोर्स उनसे छीना गया, लैंड वगैरह किस तरह उनसे छीने जाते थे, तो उनको रिटर्न कर दिया गया वो लैंड, ठीक है। एंड जो भी उन्होंने एंगर फेस किया सोशल ग्रुप्स के तहत, तो हर एक का मतलब अब वो सामना कर सकते थे, क्योंकि अब एक्ट लगाए जाते थे, अब लॉज लगाए जाते थे। सो ये जो एक्ट है, मतलब इसमें बहुत सारे क्राइम्स एनलिस्ट किए गए कि कौन कौन से क्राइम्स आएंगे इसमें, जैसे ह्यूमन बीइंग को सताना, उसे थ्रेट करना, ठीक है। उन्हें पनिश किया जाता था अगर कोई भी इस तरह की चीजें करता था किसी के साथ। सेकेंड थिंग, इन ये जो एक्ट है इसने क्राइम्स को लेवल में बांटा। लेवल में मतलब कि कोई फिजिकली किसी को टॉर्चर करता है तो कोई मेंटली टॉर्चर करता है, कोई मॉरली टॉर्चर करता है, कोई किसी पे इल्जाम लगाता है, या कोई ऐसा सोचता है कि ये जो मतलब तबका है, ये जो ग्रुप है, ये किसी ऐसे ग्रुप के साथ ताल्लुक रखता है जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, तो वो मॉरली है ना, हमने उनको डिग्रेड किया मॉरली। तो किसी को पीटना, किसी को थ्रेट करना, वो फिजिकली हो जाएगा। तो इसकी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, उन्हें कुछ अलग अलग चीजें, गंदी गंदी चीजें फोर्सफुली पिलाए जाते थे, ठीक है। सेकेंड थिंग, शेड्यूल कास्ट जो है उनके मतलब उनका कपड़ा पहनने का ढंग, वो परेड, वो मतलब नेकड़ घूमना, ऐसा ही कुछ, मतलब इस तरह हमारा माहौल सेटअप किया गया था कि ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी है, उन्हें हमेशा पेंटेड फेस होना चाहिए, उनके फेस पे कुछ ना कुछ लगा होता था, तो वो हमेशा नेकड़ होते थे। तो इस तरह की जो डिग्निटी है ह्यूमन डिग्निटी के अंदर, वो मतलब वो भी क्राइम में आई कि ये एक क्राइम है। सेकेंडली, कुछ ऐसे एक्शंस होते थे जो दलित और आदिवासी को करने पड़ते थे, जैसे कि स्लेव लेबर, गुलामी करना, चाहे उनकी मर्जी हो ना हो, उनको मतलब स्लेवरी में ही ले जाना, उनको गुलामी ही करनी है। सेकेंड थिंग, अगर उनको कोई लैंड अलॉट किया गया है तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जानबूझ के उनका लैंड कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो आदिवासी या ट्राइबल वुमेन है, तो उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफी होती थी, उनको असॉल्ट किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, ठीक है, उन्हें डिसऑनर किया जाता था, वो दूसरे कबीले के औरतों के साथ मिक्सअप नहीं हो सकती थी। सो सेकेंड थिंग है द स्क्रॉन्ज ऑफ मैनुअल स्क्वेंजी, पेज नंबर 101। ये वो एक्ट है, वो प्रैक्टिस है जहाँ पे मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो मतलब गंदगी होती है, ठीक है, तो वो साफ करना, चाहे वो एनिमल का काउडंग वगैरह होता है ना, या ह्यूमन का एक्सक्रीट होता है, तो वो झाड़ू से मतलब साफ करना, तो वो, या लैट्रिन साफ करना, वॉशरूम साफ करना, तो इस तरह के जो जॉब्स होते थे वो सर्टन कर्मचारी को दिया जाता था, सफाई कर्मचारी को दिया जाता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि हम सिर्फ इस काम के लिए नहीं बने, अगर हमें साफ सफाई करना है तो ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके लिए अलग से तबका होना चाहिए, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज है, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटीज में ये सारा काम उनको पता है, अब हम किसी भी डिपार्टमेंट को ये काम तो नहीं दे सकते ना, इसके लिए खुसूसन एक डिपार्टमेंट बनाया जाता था। तो वैसे ही ये जो दलित वगैरह होते थे, इनको काम करने के लिए पर डे टू मतलब मैनुअल स्क्वेंजर्स जो होते थे, यानी जो एक्सक्रीटा साफ करते थे, उनको हमेशा से ही परेशानी हो जाती थी, उनकी हेल्थ खराब हो जाती थी, वो हमेशा इन्फेक्शन में मुब्तला होते थे, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका गैस्ट्रो म्यादे में प्रॉब्लम, ठीक है, और उनकी वेजेस काफी लो भी होती थी, तो वो इतना काम करते थे और वो भी गंदगी उठाते थे, तो उनको हमेशा सिर्फ 200 रुपए ही मिलते थे। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है उसको प्रोहिबिट किया गया। इस एक्ट 1993 में एक एक्ट आया कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, तो ड्राई लेट्रिन्स जो है वो मतलब प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि खुले में कोई भी गंदगी नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो उठाना भी पड़ता है। एंड सेकेंड थिंग, ये जो कर्मचारी आंदोलन वाले जो है, सफाई कर्मचारी वाले, तो उन्होंने भी इस बात पे स्ट्रेस किया कि कोई भी इंडिविजुअल साफ नहीं करेगा ये, तो अलग अलग से ये ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजेशन होगी, और सेकंड थिंग, जब ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी का ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट है, लेकिन उनको तनख्वाह भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि वो इतना मतलब काम करते हैं, उनकी हेल्थ पे पूरा असर पड़ता है, वो गंदगी साफ करते हैं, तो कम तनख्वाह बिल्कुल भी नहीं चलेगी, उनकी तनख्वाह काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एंड मतलब पेटिशन, लेकिन ये जो एक्ट है वो ऐसे ही नहीं आया, पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे हमने पढ़ा था ना, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया, उसके बाद उस पर तारीख हुई, बहुत सारे फैसले सुनाए गए, पिटिशंस हुए, ठीक है, इस लॉ के तहत फिर मिनिस्ट्री में ये मसला गया, स्टेट गवर्नमेंट विद इन 6 मंथ। सो फिर गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि अगर कहीं पे भी मैनुअल स्क्वेंजिंग देखी गई, तो वो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। एंड 2013, दिसंबर 2013 में मुकम्मल से ये मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है ये बंद कर दी, यानी अब कोई भी गंदगी साफ नहीं करेगा, इनफैक्ट कोई गंदगी करेगा ही नहीं, यानी खुले में कोई गंदगी नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर मतलब स्क्वेंजिंग की अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा जो अनटचेबिलिटी है, तो मैनुअल स्ट्रेंजर जो है वो भी बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते थे, जैसे कि गुजरात में मतलब एक एक कबीला होता था इसके लिए, जैसे कि गुजरात के जो कबीले होते थे उसमें जो बांगिस होते थे, बांगिस वो है जो मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हैं, जो गंदगी मतलब झाड़ू से उठाते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो पाखीज है, वो करते हैं ये काम, ठीक है। एंड तमिलनाडु के अंदर सिकालेर्स, तो वो करते हैं ये काम, तो इस तरह इन्हें और इन्हें अनटचेबल भी कंसिडर किया जाता था, क्योंकि ये गंदगी उठाते थे, तो कोई इनको टच करने भी नहीं देता था। इनफैक्ट ना वो टेम्पल के अंदर जो लोकल टेम्पल होते हैं जहाँ पे सारे मतलब जाते हैं, सारा पब्लिक वगैरह यूज करते हैं, या वाटर फैसिलिटीज है पब्लिक, पंप जैसे होता है ना, कुएं वगैरह, वाटर पंप्स वगैरह, तो वो सब यूज करते थे, लेकिन इनको यूज करने की इजाजत नहीं होती थी, समझ आया। सो लास्ट का टॉपिक इसका कल हो जाएगा आपका, वो जो है पेज नंबर 102 पे, आदिवासी डिमांड्स एंड द एक्ट 1989, और इसके साथ कंक्लूजन भी। तो कल हम ये चैप्टर कर लेंगे, और उसी के साथ आपका U3 हो जाएगा, ठीक है। और कल ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, समझ आया। किसी को कोई क्वेश्चन है?
आप बोलिए सुरैया, मैनुअल स्क्वेंजर्स कौन होते हैं? बताइए। आप बताइए फरहाना। आप बोलिए हादिया। मैम क्या बोलना है? मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होती है, कौन होते हैं मैनुअल स्क्वेंजर? बताइए जल्दी। मैम इसका मतलब हो गया मैनुअल स्क्वेंचर, जो मतलब वो साफ सफाई का काम करते हैं, वही। नॉर्मल साफ सफाई? मैम किस क्या? चीज की सफाई? नॉर्मल साफ सफाई किस चीज की सफाई करते हैं वो? मैम वॉशरूम्स या गंदी चीजों की सफाई करना, ऐसी चीजें। यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा या एनिमल एक्सक्रीटा, ठीक है। ठीक है, कीजिए लीव आप सब। कीजिए लीव। सुरैया लीव कीजिए। सुरैया।